हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज पटेल एजुकेशनल चैनल। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2025 कक्षा 12 का। ये इस पहले शुरू में आते हैं बहुविकल्पी खंड कक्ष से। इसमें बहुविकल्पी रहते हैं 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद्य से। इसका पहला बहुविकल्पी देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिचंद, संपूर्णा दास। यहाँ ये संपूर्णा दास है। मोहक राकेश और रामकृष्ण दास नहीं है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ये सुख सागर मुंशी शुक्ला दास की है। परीक्षा गुरु लाल सिंह निषाद दास का है। ये रानी केतकी की कहानी ईशाल्लाह खान का है। पर्दा कहानी के लेखक हैं जसपाल। मुंशी प्रेमचंद भी नहीं है। ये अमरकांत भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद तो कामयानी वगैरह के हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रकाश। ये जीवनी है एक, और ये जीवनी है। आवारा मसीहा पे इसका एक क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसके क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगाल लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है ये। और ये अब अंगा नंबर आते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल भी नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है। अब बहुविकल्पी पद्य के बहुविकल्पी देखते हैं। कमायनी किस युग की रचना है? तो कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। अब आते हैं ये ख नंबर पे। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी राम सिंह दिनकर हैं। ये तो तुलसीदास भी नहीं है, नंददास भी नहीं है, अग्रदास भी नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। और तार सप्तक पर प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। तार सप्तक के बनने वाले प्रश्न। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया है। और तार सब दूसरा नंबर। तार सप्तक की रचना के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तार सप्तक की नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। इसी संकलन में हिंदी काव्य साहित्य के प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया है। ये जो क्वेश्चन अभी बना था वही वाला है। इस क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक तथा तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। अब नामवर सिंह ने चौथा सप्तक प्रकाशित किया। जो चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था वो नामवर सिंह ने किया था। ये वाले सप्तक के कवियों के नाम और उनका जन्म स्थान कब हुआ था? तो इनके पहले नाम है अज्ञेय जी हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ था। 1987 में मरे थे। जन्म स्थान देवरिया है। राम विलास शर्मा 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 2000 में मर गए थे। उन्नाव उनका गांव जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। 1964 में मर गए। गोलिया में इनका जन्म स्थान है। ये प्रभात चौथे नंबर पे आते हैं। प्रभाकर मछवे बलवंत 1917 में इनका भी जन्म हुआ था, और ये भी वही गांव के थे ग्वालियर। नेमिचंद्र जैन ये इनका जन्म 1918 में हुआ था। ये भी 1991 के आसपास ही मर गए थे, और ये आगरा के रहने वाले हैं। गिरिजा कुमार मथुरा इनका जन्म 1918 में हुआ था। 1994
में इनका निधन हो गया था। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले में इनका जन्म हुआ था, रहने वाले मध्य प्रदेश के थे। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में इनका जन्म हुआ था, 1975 में मर गए, मथुरा के रहने वाले थे। अब घ नंबर पर प्रश्न बताते हैं। द्विवेदी की रचना नहीं है। द्विवेदी की रचना प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है, भारत भारती भी है। ये कामायनी नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। अष्टशाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण शाखा से। अष्टशाप कवि प्रमुख कवि सूरदास। अष्टशाप के सबसे प्रमुख कवि जिनकी रचनाएं कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य रस से भरपूर है, इनका प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है। ये दूसरे नंबर पे आते हैं कुंभन दास। इनकी कविताओं में साधारण जीवन का चित्रण किया है, भक्ति की मधुरता से समावेश किया है। प्रेमानंदन दास। कृष्ण के प्रेम लीला का विस्तृत और गहन वर्णन किया है। कृष्णदास की महिमा और उनके कार्यों का सुंदर चित्रण किया है। नंददास। कृष्ण भक्ति के एक उच्च स्तर पर पहुंचाया, जिनकी रचनाओं में प्रेम और समर्पण का अद्भुत मिश्रण था। छीत स्वामी। भक्ति को हृदय में गहराई से अनुभव किया और उसी भाव को काव्य रचनाएं किया। गोस्वामी। भक्ति और रस के भरपूर रचना तो अष्टछाप में विशेष मानी जाती है। अब ये आगे चित्त स्वामी। साधारण जीवन और कृष्ण जी भक्ति को अपने काव्य में समेटा और काव्य को एक नई दिशा दी। गद्यांश से आधारित प्रश्नोत्तर आ गए हैं। ये 5 नंबर के रहेंगे आपके। दिए गए गद्यांश से आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये धरती माता के कोख में अमूल्य निधियों से भरी हुई है, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, जिससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाख करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं के पृथ्वी में गर्भ में पोषण मिला है। दिन और रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे आर्थिक समुदाय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब इस पर बनने वाले प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है और रेखांकन इसकी व्याख्या। ये तो सब में कॉमन रहेगा, ये और ये दोनों कॉमन रहेगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये। अब 5वां प्रश्न, भावी आर्थिक समुदाय हेतु हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, पहला का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। दूसरा नंबर, क्यों धरती ने अपने में अनेक प्रकार की मूल्यवान रत्नों को धारण किया है। क्योंकि धरती ने अपने अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किया है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका उत्तर है क्योंकि धरती ने अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किया है, जिसके कारण वो धरती वसुंधरा कहलाती है। आ जाते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या पर। रेखांकित अंश में हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती की कोख में जो अनेक धन संपदाएं, खनिज और अनेक पृथ्वी में धारण किए हुए हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करना आवश्यक है, ताकि हम देश को एक सही दिशा में ले जाएं।
चौथा प्रश्न, पृथ्वी की देह को रात दिन बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। 5वां नंबर, भावी आर्थिक समुदाय के लिए हमें पृथ्वी के खजानों और प्राकृतिक संसाधनों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। इनकी सही तरीके से अध्ययन और विश्लेषण करना हमारे भविष्य के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें अथवा भी दिया रहता है, ये अथवा का भी मैंने सॉल्व किया है अथवा का। अब अथवा का दिया था अशोक पाठ से, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है तो वह उस विशाल सामंत सभ्यता की प्रकृति रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उनके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे समांतर उखड़ गए, समाज में ढह गए और महोत्सवों की धूमधाम से मिट गए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामांकन कीजिए। सामंत सभ्य की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, ये उसमें दिया था। करोड़ों की अपेक्षा में कौन समृद्ध हुई थी, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। ये पहला रेखांकन व्याख्या। पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल हैं तथा इसके लेखक डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, ये अशोक का फूल है। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। सामने होती है, यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कमी सम्राटों और सामंतों से जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को अत्यंत करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब प्रश्नोत्तर 4 नंबर आ जाइए। इसमें भी 2 रहेंगे। ये पद्य का प्रश्न आ गया। अब मुझे पद्य से आएंगे। पद्य 2 आएंगे व्याख्या करने को, एक गद्य से एक पद्य से। ये दूसरा पद्य वाला देखिए। दुर्बलता का, ये भी 5 अंक का है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये कई पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा शपथ है। यही मैं कसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई, माता कैकेयी कह रही, यदि भरत ने मुझे आपको राम जी को वनवास भेजने के लिए मैं उकसाई गई हूँ, भरत से हूँ, तो ठहरो मत, रोको मत। उकसाई गई हूँ तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया, उस प्रकार मैं भरत को भी खो दूँ। अब ठहरो मत, रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। मुझे आज रोको मत, जो कहूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उससे सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं मैं, इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करके मैं चुप रह जाऊं। राय भर अनुताप न करने पाऊं, राय भर भी पश्चाताप करने को न पाऊं। वो कह रहे ये अब इसकी व्याख्या देखिए। ये क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से संकलित कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा क्वेश्चन रहता है रेखांकन की व्याख्या।
हाँ, रेखांकन से इसकी व्याख्या देखिए। राम और भरत जी के परिसंवाद को सुनकर माता कैकेयी ने अपने भूल को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि शपथ अर्थात सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी या दुर्बलता का प्रमाण है तथा यद्यपि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है। वह इसके अतिरिक्त और क्या करें, अर्थात शपथ खाना है उसकी व्यवस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इसी के 5 क्वेश्चन रहते हैं। पंक्ति में उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। राई सा पाप करके, पहाड़ सा पाप करके, तो इसमें सा लग जाए तो उपमा का समानता दिखा रहा है। अब पद्यांश पे आ जाइए। ये 4 नंबर का पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी शपथ खाते हुए कहती हैं कि पता है ये दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन हम अबला स्त्रियों के पास कोई मार्ग शेष नहीं है। यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ तो मैं इसी प्रकार जिस प्रकार अपने पति को खोई हूँ उसी प्रकार अपने बेटे भरत को खो दूँ। आज मुझे रोको मत, पहाड़ सा पाप करके मैंने किया है। अगर मेरे बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसको सुन लो। अगर मैं आज इतना बड़ा पाप करके चुप रह गई तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगी। इन पंक्तियों में माता कैकेयी ने अपने पाप का पश्चाताप कर रही हैं। अब इसमें आ जाता भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा शुद्ध थी, परिष्कृति खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है इसमें। अब अथवा में देखिए, ये लज्जित पद का ये आया है, पवन दूती का पाठ से आया है। माता और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये माता कैकेयी मानी माता राधा ने पवन दूतिका को संदेश भिजवा रही हैं। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि होने न देना उसकी विकृत वासना, न तो सुंदरी को जो थोड़ी भी समित हो उसे गोद में लेकर उसकी शांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की ग्लानियों मिटाना, कोई क्लांत कृषक लालना खेत में जो दिखाए धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाते कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। इसके संदर्भ देखिए, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो संदर्भ ये कॉमन रहेगा, सब में आएगा। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और इसका शीर्षक पवन दूतिका है। पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि आज यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकान को दूर कर देना। प्रस्तुत गद्यांश में ये तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने एक और राधा जी का विवरण किया, राधा विरह व्यवस्था का चित्रण किया है। दूसरी ओर
उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इस पद्यांश में मानवीय अलंकार है, मानव द्वारा लिखित है। अब पांचवा प्रश्न, रेखांकन अंश की व्याख्या। तो देखिए इसको, राधा पवन द्वितीया से समझाती है कि तू मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखेंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं उनकी आंचल को प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत यानी उघार मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और न ही क्षम्य ही है। यदि थकी हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनके ओंठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। ये जो मलिनता मतलब झुर्रिया को मिटा देना। अब आइए जीवन परिचय। इसमें पद्य में, ये भी पद्य और गद्य दोनों में से आता है। 3 आएंगे, उसमें से एक करना है। निम्नलिखित, ये 5 अंक का ये भी रहेगा। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं भी लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद जी का, APJ अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देखिए। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद जी का का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य के ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनका निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज के विभिन्न पहलुओं को विशेष स्थान देकर साहित्य में समृद्धि किया। इसमें हजारी प्रसाद जैसे और भी उनका भी, वासुदेव, APJ अब्दुल कलाम का, तो ये लाइन, ये इतना सा यहाँ से लेकर, यहाँ हिंदी से लेकर यहाँ तक का कॉमन रहेगा सभी लेखकों में। उनकी प्रमुख रचनाएं में विचार प्रवाह, सूर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नव आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने नाथ सिद्धों। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक आलोचना का यह सख्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों में प्रेरित करती हैं और हिंदी से साहित्य में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अब ये आ जाते हैं दूसरा, पद्य के जीवन परिचय। अब ये पद्य के जीवन परिचय, निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखी। इसमें महेश गुप्ता आए हैं, सुमित्रानंद पंत आए हैं, राम सिंह दिनकर आए हैं। इसके बाद पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बहादुर की कहानी, आलोचन वृत्त कथा पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। एक तरीका यह है जीवन परिचय लिखने का। जन्म स्थान लिख लीजिए 3 अगस्त सन 3 अगस्त इनका जन्म स्थान 3
अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थान चिरगांव झांसी में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामशरण गुप्त। प्रमुख भारत भारतीय साकेत यशोधरा द्वारपाल पंचवटी जयद्रथ वध झंकार सिद्धराज कुषाण गीत नग आदि हैं। शिक्षा घर पर ही। भाषा शैली खड़ी बोली सरल बोली सुसंगठित प्रसाद तथा आलोचन गुण से युक्त उपदेश प्रधानात्मक नीति व विचारात्मक शैली। मृत्यु इनकी हो गई थी 12 सितंबर सन 1964 ईस्वी में। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो ना। अब जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरौंजी झांसी में सन 1986 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का सेठ रामचंद्र चरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। 12 सितंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहांत हो गया। अब ये साहित्यिक मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य के धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भूषित किया। गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता जोबय में प्रकाशित होने वाली पत्रिका में वैयाकरण से प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी के संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इसकी प्रमुख पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था, किंतु इन्हें विख्यात सन 1912 ईस्वी के पश्चात मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्ध थे। विद्यमान युग में सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियाँ गुप्त जी की दो प्रकार की कृतियाँ। एक मौलिक है। पहला मौलिक में भारत भारतीय, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना पर आधारित कवियों की किसी रचना के कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। दूसरा है साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। इसमें 12 सर्ग है। तीसरा यशोधरा। इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र का काव्य का आधार बनाया गया है। अनुदित रचनाएं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार आदि। गुरु जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार सिद्धराज गीत पंचवटी द्वार नहुषण पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा और